हेलो बच्चों, आइडियल प्रोग्रेसिव के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे संख्या पद्धति का क्लास 1 जो है पार्ट 1 वो हो चुका था कल के क्लास में। आज आप लोगों का संख्या पद्धति का पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे जुड़वां अभाज्य संख्याएं। अभी तक आप इसके पहले वाले क्लास में डिजिट और संख्या, उसके बाद नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, उसके बाद कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स, इन सभी प्रकार के नंबर्स के बारे में आप लोग समझ चुके थे। और आज हम लोग समझेंगे जुड़वां अभाज्य संख्याएं। तो जुड़वां अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो, उन दोनों अभाज्य संख्याओं को जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 है तो दोनों अभाज्य संख्याएं जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आप ले लीजिए 3 और 5। 3 और 5 2 अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों के बीच 2 का अंतर है, इसलिए ये जो ग्रुप हुआ 3 और 5 का, ये जुड़वां अभाज्य संख्याएं होंगी। इसी तरह से 5 और 7 ये भी जुड़वां अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं। 7 के बाद अभाज्य संख्या होता है आपका 11, लेकिन 7 और 11 ये जुड़वां अभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल नहीं हो सकते, क्योंकि 7 और 11 के बीच 2 का अंतर नहीं है। इसलिए नेक्स्ट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 11 और 13। 13 के बाद अभाज्य संख्या आता है 17, तो ये भी 13 और 17 जुड़वां अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी अंतर 2 नहीं है, ज़्यादा है। तो फिर नेक्स्ट आपका होगा 17 और 19। 17 और 19 ये आपका जुड़वां अभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल हो गया। तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि जुड़वां अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है, जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो तो उन्हें यानी उन दोनों को जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। नेक्स्ट है सह अभाज्य या सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। जब 2 प्राइम नंबर्स का मासा यानी HCF 1 हो तो उसे हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, 2 संख्याओं का अभाज्य हो या ना हो, 2 संख्याओं का मासा अगर 1 होता है तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं या असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 3, इन दोनों संख्याओं का मासा 1 होगा, यानी इनका कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। तो इसलिए ये दोनों संख्याएं या सहभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसी प्रकार का एग्जाम्पल आप ले लीजिए तो 5 और 7 भी हो जाएगा। ये देखिए
ये दोनों, ठीक है। इसी तरह से 7 और 8 भी हो जाएगा, इसका भी मासा एक ही होगा, इसलिए ये सभी को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक जुड़वां अभाज्य संख्याएं जो हैं वो सह अभाज्य हैं। प्रत्येक जुड़वां अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। कैसे कि जुड़वां अभाज्य संख्याओं का जितना भी आपका उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है, इन दोनों का मासा एक ही होगा, इन दोनों का भी एक ही होगा, इन दोनों का एक होगा, इन दोनों का एक होगा। प्रत्येक जुड़वां अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य संख्याएं जुड़वां अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, प्रत्येक सह अभाज्य संख्याएं जुड़वां अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम 7 और 11 इसका भी मासा अगर ज्ञात करते हैं तो 1 आता है, लेकिन इन दोनों के बीच 2 का अंतर नहीं है। दो अभाज्य संख्याओं के बीच जब 2 का अंतर होगा तभी वो जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, और जब 2 संख्याओं का मासा 1 होगा तो उसको हम सह अभाज्य संख्याएं या सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल हुआ। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पहली बात यह हो गया कि प्रत्येक जुड़वां अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य संख्याएं जुड़वां अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ये पहला बात। दूसरा बात कि प्राकृत संख्या के 2 क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याओं के 2 क्रमागत संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 7 और 8 2 प्राकृत संख्याएं हैं, क्रमागत हैं। क्रमागत का मतलब लगातार। 2 लगातार प्राकृत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनका मासा 1 निकलता है। ये 2 पॉइंट इसमें आया आपका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रामानुजन संख्या, रामानुजन नंबर। तो रामानुजन नंबर वह नंबर है, रामानुजन संख्या वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 विभिन्न संख्याओं के घनों के योग के रूप में 2 तरीके से लिखा जा सकता हो। 2 संख्याओं के घनों के रूप में 2 तरीके से जिसको व्यक्त किया जा सकता हो, वही सबसे छोटी संख्या रामानुजन संख्या है। और रामानुजन संख्या बोला जाता है 1729 को। इसलिए बोला जाता है कि आप देखिए 1729 को हम कैसे 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब बराबर 1729। 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब इज इक्वल टू 1729। और ये 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का घनों का योग के रूप में हम 1729 को लिखे, और एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? 1729 को आप लिख सकते हैं 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो 1729 आएगा। तो 1729 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 संख्याओं के
घनों के योगफल के रूप में दो तरीके से दिखा सकते हैं। इन दो तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं, दो संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में, इसलिए यही रामानुजन संख्या है। क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि रामानुजन संख्या क्या है, तो आपका आंसर होगा 1729। ठीक है, तो आप अभी समझ गए जुड़वां अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य या असहभाज्य संख्याएं, रामानुजन संख्या। संख्याओं को समझना बहुत जरूरी है। आप पहले भी समझे थे कुछ इसके पहले क्लास में, और आज कुछ हो रहा है। सारी संख्याओं के बारे में समझने के बाद ही आपका संख्या पद्धति पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कब आएगा। क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन सब फटाफट बनते जाएगा जब आप इन सारी बातों को समझेंगे। नेक्स्ट है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। इसका परिभाषा है वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे इस रूप में होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में। रैशनल नंबर वो संख्याएं हैं जो p बाई क्यू के रूप में हो या p बाई क्यू के रूप में जिन्हें व्यक्त किया जा सके। जहां q बराबर नहीं 0, यानी जहां पर q यानी नीचे हर के रूप में जो हो वो 0 नहीं हो, यानी एक भिन्नात्मक रूप में वो संख्या हो, या तो उसे भिन्नात्मक रूप में हम लिख सकें लेकिन हर के रूप में 0 नहीं हो, तो उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 3/4 ये आपका एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है केवल 4 भी आप अगर लिख देते हैं तो यह एक परिमेय संख्या है। ये p बाई क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं 4/1 करके, इसलिए 4 भी परिमेय संख्या है। 4 भी आपका परिमेय संख्या ही है। उसके बाद आप देख लीजिए -3/7, ये भी एक परिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल लीजिए 5 परिमेय संख्या, √9 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट ज्ञात करके स्क्वायर रूट √9 का आएगा 3, तो 3 आएगा, तो 3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि उसको हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 5/-8, ये भी एक परिमेय संख्या है। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लेते हैं -15/-45, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। यानी जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर नहीं 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से ज़्यादा हो या 0 से कम हो, दोनों चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पर आपका q 0 से ज़्यादा है, यहाँ भी 0 से ज़्यादा है, यहाँ 0 से ज़्यादा है, यहाँ भी आप 1 लिखेंगे नीचे तो 0 से ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर आइए आप q जो है सो आपका 0 से कम है, क्योंकि -8 है तो 0 से कम हो गया। और यहाँ भी आपका q 0 से कम है, तो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से कम हो या 0 से ज़्यादा हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं।
दूसरा है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो रेशनल, इरेशनल, आप ये जाना कीजिए कि ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट हैं। रैशनल नंबर का जो परिभाषा है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके या p/q के रूप में हो, वो रैशनल नंबर है। और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, वो हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, p/q के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं √2। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये रूट है, इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे या स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे तो परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा, एक प्राकृत संख्या नहीं आएगा। इसलिए इसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। उसके बाद इसी तरह से √3, √5, √13 इसी तरह की संख्याएं हैं। उसके बाद और कई संख्याएं हैं, इसका एग्जाम्पल। तो ये सभी इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इन दोनों संख्याओं के बारे में हम लोग को ये पता चला कि परिमेय संख्या वो संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आप देखिए कि परिमेय संख्या, आप कोई भी नेचुरल नंबर परिमेय संख्या है, कोई भी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, कोई भी होल नंबर रेशनल नंबर है, या कोई भी इंटीजर्स एक रेशनल नंबर है। यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों तरह की जो संख्याएं हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर हैं, क्योंकि उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान। हिंदी में 3 नाम है, इंग्लिश में उसको कहते हैं हम फेस वैल्यू। यानी किसी भी डिजिट का अंकित मान के बारे में पहले हम जानेंगे। तो कोई भी डिजिट हो तो उसका फेस वैल्यू यानी अंकित मान हमेशा वो डिजिट का जो वैल्यू है वही होता है। डिजिट का वैल्यू जो है वही होता है। जैसे 2, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। 5 है तो 5 का भी फेस वैल्यू 5 होगा। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। आपका जितना डिजिट है, हमारे 10 डिजिट हैं, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रत्येक डिजिट का फेस वैल्यू उसका मान जो है उसी के बराबर होता है। उस डिजिट का मान के बराबर ही अंकित मान होता है हमेशा। तो फेस वैल्यू में कोई विशेष बात नहीं है। किसी भी संख्या का अरे किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू उसका जो वास्तविक जो मान है वही होता है। इसलिए इसका नाम वास्तविक मान भी है। फेस वैल्यू यानी जो उसका फेस है, फेस कभी चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। जैसे आप हैं, कोई भी व्यक्ति है या आप हैं, तो आपका फेस तो चेंज नहीं होगा। इसलिए फेस वैल्यू हमेशा वही होता है। यही आपका ध्यान में रखना है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि किसी का फेस कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए फेस वैल्यू हमेशा एक समान ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्थानीय मान या आकस्मिक मान, जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू सभी डिजिट का
हमेशा चेंज होते रहता है। किसी भी संख्या में डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है वो डिजिट के प्लेस के आधार पर ज्ञात किया जाता है, वो डिजिट किस स्थान पर है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है आपका 356, तो 356 का जो डिजिट है, 3 डिजिट है इसमें, तो इन तीनों डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है। तो ये 6 जो है वो आपका है 1s प्लेस पर, वो ये है आपका 10s प्लेस पर, और ये है आपका 100s प्लेस पर। तो जो डिजिट जिस प्लेस पर होता है उसका प्लेस वैल्यू उतना ही गुना हो जाता है। जैसे 6 का प्लेस वैल्यू तो 1s प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 1, यानी 6 का प्लेस वैल्यू 6 होगा यहाँ पर, और 5 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 10। 10 क्यों? क्योंकि ये 10s प्लेस पर है। 3 का प्लेस वैल्यू यहाँ हो जाएगा आपका 3 इंटू 100, क्योंकि 3 जो है वो 100 प्लेस पर है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में आप यही फर्क समझिएगा कि फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जो उसका वास्तविक मान है वही उसका फेस वैल्यू हमेशा होता है, चाहे वह किसी संख्या में किसी भी स्थान पर हो। ये हो गया इन सबों का प्लेस वैल्यू। लेकिन अब यहाँ पर अगर पूछता कि 356 में 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या है, तो 6 होगा। यानी फेस वैल्यू इसका वास्तविक मान ही होगा। प्लेस वैल्यू चेंज हो रहा है, प्लेस के आधार पर जिस प्लेस पर जो डिजिट रहेगा उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका प्लेस वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब हम दूसरा एक संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि आप ले लीजिए 6462। अब इसमें प्रत्येक डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो जो 1s प्लेस पर होता है जो डिजिट, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो डिजिट 1s प्लेस पर होता है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर होता है। 1s प्लेस वाला डिजिट का प्लेस वैल्यू भी 2 और फेस वैल्यू भी 2। बाकी 1s प्लेस के बाद जो डिजिट 10s, 100s, 1000s प्लेस पर रहता है उसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से अलग हो जाता है। जैसे इस 2 का प्लेस वैल्यू आपका 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 होगा। इस 6 का प्लेस वैल्यू 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। 4 का प्लेस वैल्यू 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400, और इस 6 का प्लेस वैल्यू 6 इंटू 1000 इज इक्वल टू 6000। ठीक है, तो 6462 में जो डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं इसमें, इन 4 डिजिट्स का प्लेस वैल्यू इस प्रकार होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 6 हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। एक है 10s प्लेस पर, आप कैसे देखते हैं 1s, 10s, 100s, 1000s, तो ये 6 है 10s प्लेस पर, तो 10 से मल्टीप्लाई होकर के इसका यहाँ प्लेस वैल्यू हो गया 60। और दूसरा जो 6 है
वो है 1000 प्लेस पर, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू हो गया 6000। तो प्लेस वैल्यू परिवर्तित होता है, लेकिन फेस वैल्यू कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसको आप प्रैक्टिकल रूप में आप ऐसा याद करने का आप तरीका रखिए कि फेस वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो इसका मतलब कि फेस का मतलब चेहरा, तो चेहरा कभी चेंज होता नहीं है, इसलिए फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा। और प्लेस के अनुसार व्यक्ति का वैल्यू चेंज हो जाता है। आप यहाँ डिजिट का वैल्यू तो चेंज होता ही है, लेकिन आप किसी व्यक्ति के ऊपर भी लें, किसी व्यक्ति का भी वैल्यू प्लेस के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने घर में है तो वह घर में क्या है, घर में वह अपने बच्चों का पिता है, अपने भाइयों का भाई है और अपने पिता का वो पुत्र है। तो इस तरह का वैल्यू है घर में। लेकिन वही व्यक्ति अगर ऑफिस में किसी दफ्तर में वो कोई ऑफिसर है तो वहाँ पर जा कर के उसका वैल्यू अलग है, वहाँ पर वो साहब है। घर के लिए वो साहब नहीं है, लेकिन ऑफिस के लिए वो साहब है। यानी स्थान परिवर्तन हो गया, वो ऑफिस चला गया तो साहब हो गया, घर चला आया तो वो पिता, पुत्र या भाई, चाचा, ये सब हो गया। तो यही बात आप ध्यान में रखना हमेशा कि फेस कभी चेंज नहीं होता। व्यक्ति का फेस चेंज हुआ क्या? जब घर में था तो उसका चेहरा उसी तरह, ऑफिस में गया तो उसका चेहरा उसी तरह, लेकिन ऑफिस में जाने के बाद उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो गया। घर में उसका वैल्यू कुछ दूसरा था और ऑफिस में दूसरा हो गया। तो इसलिए आप इसी बात पर हमेशा याद जब हो जाएगा आपका कि किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना ही नहीं है। 5 का फेस वैल्यू क्या है तो 5 है, चाहे वो किसी भी संख्या में रहे, कोई भी बड़ी संख्या हो। मान लीजिए बहुत लंबी संख्या है, 5,63,462। अब इसमें कहेगा कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 5 है, लेकिन 5 का फेस वैल्यू क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 5 लाख है, मिस्टेक हो गया। और फेस वैल्यू इसका 5 है, 5 का फेस वैल्यू 5 ही है और 5 का प्लेस वैल्यू 5 लाख है। तो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। मुख्य जो है सो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो ये बात है, इसमें मुख्य बात यही है कि फेस वैल्यू हमेशा एक समान रहता है और प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का संख्या में उसके प्लेस के आधार पर चेंज होते रहता है। देखिए बच्चों, संख्याओं को लिखने का 2 पद्धतियां हैं। एक है भारतीय अंकन पद्धति और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। पहले हम देखेंगे भारतीय अंकन पद्धति, इंडियन नंबरिंग सिस्टम। इंडियन नंबरिंग सिस्टम में देखिए इस तरह का कॉलम हम बनाए हैं। इकाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर दूसरा भाग है हजार का जिसमें 1000 और 10,000, तीसरा भाग है लाख का, लाख और 10 लाख, चौथा है करोड़ का, करोड़ 10 करोड़, और 5वां भाग है अरब का, अरब 10 अरब, और भी इसके आगे है खरब, 10 खरब, इस तरह से। लेकिन हम इतना तक अभी देखते हैं। भारतीय अंकन पद्धति में क्या होता है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए इकाई साइड से पहले 3 अंकों को छोड़कर और सेपरेशन कॉमा देते हैं, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद सेपरेशन कॉमा देते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो संख्या चार्ट पर हम लिखे हुए हैं, इसको अगर हम लिख दें 2, 3, उसके बाद फिर 0,
6 1 2 3 0 2 0 8। तो भारतीय अंकन पद्धति में इसका सेपरेशन कॉमा कहाँ लगेगा ये हम देखते हैं। भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार हम इधर से पहले 3 डिजिट काउंट करेंगे और यहाँ पर एक सेपरेशन कॉमा देंगे। उसके बाद 2 डिजिट के बाद हम सेपरेशन कॉमा देते चले जाएंगे। देखिए लास्ट में अगर 1 डिजिट ही बचेगा तो कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ पर एक 2 नहीं रहता तो फिर यहाँ पर सेपरेशन कॉमा रहता। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ये संख्या है कितना। भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार ये संख्या कितना है। देखिए अब इसको हम पहले देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यानी भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार ये संख्या है 23 अरब 6 करोड़ 12 लाख 30,208। भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार इस संख्या को हम इतना बोलेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। भारतीय अंकन पद्धति को ध्यान रखना है कि भारतीय अंकन पद्धति में जो सेपरेशन कॉमा लगता है वो फर्स्ट राइट साइड से पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद आप सेपरेशन कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद देखिए कि कौन सा संख्या, कौन सा डिजिट किस भाग में जा रहा है, किस स्थान पर जा रहा है, किस प्लेस पर जा रहा है। उसके अनुसार आप उसका प्लेस वैल्यू के अनुसार आप उसका मान बताएंगे कि ये संख्या है क्या। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो विश्व के कई देशों में इसका पालन किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें आपका जो मुख्य भाग है वो इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन। ठीक है, इकाई में 3 भाग, हजार में भी, मिलियन, बिलियन। भारतीय अंकन पद्धति और इंटरनेशनल अंकन पद्धति, ये दोनों में अंतर यही है कि जैसा कि आप पहले ही भारतीय अंकन पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त किए कि जब सेपरेशन कॉमा लगाते हैं तो राइट साइड से पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में ऐसा नहीं करते हैं। वो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद सेपरेशन कॉमा लगाते हैं और प्रत्येक बार हम 3 डिजिट के बाद ही, यही अंतर है इन दोनों सिस्टम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम का जो ये चार्ट है उसमें एक नंबर को दर्शाया गया है चार्ट में। इस नंबर को हम यहाँ पर पहले लिखते हैं 508 096 125 038। इसको हम इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में किस प्रकार से सेपरेशन कॉमा लगाएंगे तो 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पर लग जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये संख्या जो है वो क्या है। इस संख्या को हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या कितनी है। इसके लिए आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये आपका 508 बिलियन और 96 मिलियन 125,000 और 38। इस संख्या को हम वर्ड में लिखेंगे जब हिंदी में तो 508 बिलियन 96 मिलियन 125,000 और 38। ठीक है, अब हम
एक बार देख लेते हैं कि किसी संख्या को, कोई संख्या है उसको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में और फिर भारतीय अंकन पद्धति में कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा हम डिफरेंस जानना चाहते हैं। तो देखिए, इसी संख्या को, ये हो गया है आपका इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में, और इसी संख्या को अगर आप इंडियन नंबरिंग सिस्टम में लिखना चाहेंगे तो देखिए आपका कैसे बनेगा। 0 9 6 1 2 5 0 3 8। इसको हम इंडियन नंबरिंग सिस्टम में अगर लिखते हैं तो सबसे पहले हम सेपरेशन कॉमा देंगे 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, और फिर 1 2 डिजिट के बाद। देखिए, तो इंडियन नंबरिंग सिस्टम के अनुसार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। देखिए, अच्छा, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट, यहाँ पर नहीं लगेगा, गलत लग गया, यहाँ पर लगेगा, और फिर अच्छा मिस्टेक हो रहा है इसमें। सेपरेशन कॉमा आपको देखिए कैसे लगता है, 1 2 3 डिजिट के बाद, फिर 1 2 डिजिट के बाद, फिर 1 2, फिर यहाँ लग रहा है, फिर 1 2 यहाँ लग रहा है, फिर आपका यहाँ लग रहा है। देखिए, इस तरह से होगा। तो इंडियन नंबरिंग सिस्टम में ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। इसको हम बोलेंगे 5 खरब 8 अरब 9 करोड़ 61 लाख 25,000 38। देखिए, सेम नंबर है। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको इसको हम क्या बोल रहे हैं और इंडियन सिस्टम में हम क्या बोल रहे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको बोले 508 बिलियन 96 मिलियन और 125,000 125,038। ये आपका हो गया ये इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में। इसी संख्या को अगर हम भारतीय अंकन पद्धति में शब्दों में लिखें तब ये हो गया 5 खरब 8 अरब 9 करोड़ 61 लाख 25,000 38। इन दोनों सिस्टम का जो डिफरेंस है वो आप देखिए
अब हम देखते हैं सम और विषम संख्याओं का जोड़ और घटाव में क्या प्रभाव रहता है, क्या कुछ इसके नियम हैं जो कि हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सम प्लस सम बराबर सम, यानी जब दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट जो आता है वो सम संख्या ही होता है। ठीक है, यहाँ पर है सम प्लस सम इज इक्वल टू सम। तीन सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तब भी रिजल्ट सम ही होता है। इससे आपका ये स्पष्ट हो गया कि दो या दो से अधिक सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम ही होता है। दो सम संख्या को जोड़िए या दो से अधिक जितना को जोड़ना है आपको, उसका रिजल्ट सम संख्या में ही आएगा। इन दोनों से आपको ये पता चला। देखिए नेक्स्ट, विषम प्लस विषम बराबर सम। दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो सम संख्या होता है। जैसे आप 3 और 5 को जोड़िए, 3 और 5 दोनों विषम संख्याएं हैं। 3 और 5 कितना होता है? 8। तो 8 एक सम संख्या है, यानी दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक, लेकिन 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या और 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पर विषम संख्या। यहाँ पर दो सम संख्या को जोड़ने पर सम संख्या और 3 सम संख्या को जोड़ने पर भी सम संख्या। यहाँ दो विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो प्राप्त हो रही है सम संख्या, और 3 विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो प्राप्त हो रही है विषम संख्या। तो इन दोनों से आप एक बात और जानिए कि विषम संख्याओं को अगर जोड़ा जाता है आपस में, तो अगर विषम संख्याओं की संख्या सम हो, सम रहने का मतलब विषम संख्याओं की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये हो तब उसका रिजल्ट सम ही आएगा। विषम संख्याओं की संख्या अगर सम हो तो उसका योगफल सम होगा। जैसे 2 में योगफल सम आया, 3 में योगफल विषम आ गया, लेकिन जब 4 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो फिर योगफल आपका 4 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी रिजल्ट सम संख्या में आएगा। इसलिए इससे आपको यही सीखना है कि जब विषम संख्याओं की संख्या सम हो तो उनका योगफल सम होता है, और विषम संख्याओं की संख्या अगर विषम हो तो उनका योगफल विषम होता है। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, सम माइनस सम बराबर सम। सम संख्या में सम संख्या का माइनस करते हैं तो रिजल्ट सम संख्या ही आता है। जैसे 8 में आप 2 माइनस कीजिए तो आया 6, तो वो सम संख्या है। दूसरा है, विषम संख्या में विषम संख्या को भी अगर माइनस करते हैं तब भी रिजल्ट सम ही आता है। कोई भी 2 विषम संख्या आप लीजिए, जैसे एक विषम संख्या हम ले लिए 23 और दूसरा विषम संख्या आप ले लीजिए, कोई दूसरा विषम संख्या हमने ले लिया 7। अब 23 में 7 को माइनस कीजिए तो आ जाएगा आपका 16। तो 16 एक सम संख्या है। इसलिए विषम संख्या में विषम संख्या को अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट आएगा आपका सम संख्या। और ये दोनों आपका हो गया। सम में सम माइनस करेंगे तब भी सम, विषम में विषम माइनस करेंगे तब भी सम। अब यहाँ है कि सम में विषम करेंगे माइनस तो विषम होगा, और विषम में सम संख्या माइनस करेंगे तब भी विषम होगा। अगर माइनस करने में एक संख्या सम होगा और एक विषम तो रिजल्ट भी होगा विषम। ठीक है, तो ये दोनों भी आपका क्लियर हो गया। तो आज का आपका क्लास इतना ही पर स्थगित होता है, लेकिन आप जो है रेगुलर क्लास कीजिए, डेली का क्लास कीजिए।
कल आपका संख्या पद्धति पार्ट 1 था, आज का ये संख्या पद्धति पार्ट 2 है। अगर कोई विद्यार्थी पार्ट 1 का क्लास को नहीं देख पाया होगा तो आप आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर और वहाँ पर आप वीडियो में संख्या पद्धति पार्ट 1 को सर्च करके आप उसे अवश्य देख लें, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। धन्यवाद।